हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि इसके जो है जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग दो टाइप्स में देखेंगे। एक जो होता है डिविजनल डिसऑर्डर और एक होता है कौन सा, तो वो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जो होता है। ठीक है, इन दोनों डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे, इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं उन बीमारी के बारे में जानेंगे। और इसके बाद हम एक चार्ट बनाएंगे जिसमें से कि बहुत सारे डिजीज के नाम लिखेंगे और सारे डिजीज के होने के कारण कौन से गुणसूत्र के वजह से कौन सी बीमारी हो रही है और उसका ट्रीटमेंट है भी या नहीं, या उससे कैसे बचे जा सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर से। ठीक है, आइए। यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि जेनेटिक डिसऑर्डर होता क्या है। ठीक है, देखिए, मुख्यतः विकार यानी कि डिसऑर्डर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक मेंडलीय विकार यानी कि डिविजनल डिसऑर्डर, और एक होते हैं गुणसूत्रीय विकार यानी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये दोनों डिसऑर्डर के बारे में हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले मेंडलीय विकार यानी कि डिविजनल डिसऑर्डर। डिविजनल डिसऑर्डर क्या होता है? ठीक है, देखिए, डिविजनल डिसऑर्डर वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण या उत्परिवर्तन, म्यूटेशन जिसको बोलते हैं, से निर्धारित होता है। किससे हो जाते हैं? डिविजनल डिसऑर्डर वे होते हैं जो एकल जीन के रूपांतरण, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस हो जाता है, यानी तो फिर कोई भी म्यूटेशन हो जाता है। तो इस तरह से जो जीन होते हैं वो निर्धारित हो जाते हैं कि यहाँ पे क्या डिविजनल यानी कि मेंडलीय विकार हुआ है या फिर नहीं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, डिविजनल डिसऑर्डर के मुख्य उदाहरण कौन कौन से हैं? हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, वर्णांधता जिसको कि हम लोग कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, फिनाइल क्यूटोनूरिया, ठीक है, फिनाइल क्यूटोनूरिया, और थैलेसीमिया एटसेट्रा। ये सारे क्या हैं? तो डिविजनल डिसऑर्डर के एग्जांपल्स हैं। अगर यदि आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिविजनल डिसऑर्डर क्या है, तो वो आप इसके एग्जांपल सब ये सारे दे सकते हैं। और डिविजनल डिसऑर्डर होता क्या है, तो ये होते हैं, डेफिनेशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब और भी चीज है यहाँ पे कि डिविजनल डिसऑर्डर प्रभावी अथवा अप्रभावी हो सकते हैं। डिविजनल डिसऑर्डर कैसा हो सकता है? या तो प्रभावी हो सकता है या तो अप्रभावी, यानी कि डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया में होता है, यह लक्षण लिंग गुणसूत्र आधारित भी हो सकता है, जैसे हीमोफीलिया में होता है। अब हम लोग जो एग्जाम्पल में जो डिजीज के बारे में हम लोगों ने देखा, उन डिजीज के बारे में कुछ डिजीज के बारे में हम लोग जानते हैं, वो डिजीज क्या है, कैसे होते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया सबसे पहला डिजीज कौन सा है? हीमोफीलिया। अब हीमोफीलिया क्या है? तो यह एक ऐसा लिंग संलग्न गुण है जो एक आनुवांशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है। ये जो क्या है, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक बीमारी, अगर यदि फादर को है या मदर को है तो उसके ऑफस्प्रिंग को 100% होंगे ही होंगे। लेकिन केस कब होता है कि जब कंडीशन यहाँ पे डोमिनेंसी का दिखाए तब। रेसेसिव वाले कंडीशन में उनको दिखेगा नहीं, लेकिन वो कैरियर बन के रह सकती है। ठीक है, कैरियर तो हो सकता है अगला जनरेशन में फिर वो उभर जाए। तो ये चीज है कि हीमोफीलिया क्या है, वो ऐसा लिंग संलग्न गुण है जो एक अनुवांशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है। किस बीमारी के रूप में? तो जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, अनुवांशिक बीमारी के रूप में, यानी कि जेनेटिक डिजीज हम लोग कह सकते हैं, के रूप में पाया जाता है। इस बीमारी से युक्त व्यक्ति, जो भी इस बीमारी से जिस व्यक्ति को ये वाली बीमारी होती है, कौन सी वाली? हीमोफीलिया। ठीक है, उसके ब्लड में व्यक्ति के क्या होता है? ब्लड में यानी कि रक्त में बहुत देर से थक्का बनता है। अब थक्का बनना क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अगर यदि कहीं पे कट लग गया तो देखते हैं ब्लड उधर से निकलना शुरू हो जाता है, तो कुछ समय के बाद वहां पे थक्का बन जाता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। लेकिन हीमोफीलिया जिनको होता है, उनके ये थक्का बनते ही नहीं है, ब्लड निकलना स्टार्ट ही रहता है और काफी लंबे समय तक ब्लड निकलते ही रहता है, जब तक कि उनका ब्लड का प्रेशर जो होता है वो शरीर में मेंटेन है, तब तक वो निकलते रहेगा। और एट अ टाइम ऐसा हो जाता है कि वो मर भी सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं कि हीमोफीलिया जो होता है उसमें बहुत देर से थक्का बनता है। जब थक्का बनेगा नहीं तो ब्लड निकलने लगेगा, शरीर का ब्लड जैसे निकला ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और ऑक्सीजन की कमी होगी तो फिर जाहिर सी बात है
कि सारा सिस्टम में काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन के ही वजह से ना हमारे शरीर को एनर्जी मिल रही है। क्योंकि हम लोग जो भी खाना पीना जो भी खा रहे हैं वो सब डायरेक्ट एनर्जी तो है नहीं, वो क्या होता है कि उसका ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर, ठीक है, तब जा करके हमें वो एटीपी के रूप में प्राप्त होता है और उस एटीपी से हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। लेकिन जब ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो मेटाबॉलिज्म होगा ही नहीं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगा ही नहीं। जब नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा कि किसी को एनर्जी नहीं मिलेगा। जब एनर्जी नहीं मिलेगा काम करना बंद। सीधी सी बात है, जनरेटर में तेल नहीं डालिएगा तो जनरेटर कब तक चलेगा? ठीक है, हमारा शरीर एक मशीन है, जब तक मशीन में पेट्रोल डीजल जो भी ये खा रहा है उसको नहीं दीजिएगा तो चलेगा कभी? जाहिर सी बात है नहीं चलेगी। कार में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो कार आगे नहीं जाएगी, ठीक है। अब ये नहीं बोलना है कि अब इलेक्ट्रिक कार आ गई है, इलेक्ट्रिक को भी चार्ज करना पड़ता है ना, तो हमारा बॉडी भी चार्ज होता है खाना से, ठीक है। तो चलिए, तो क्या होता है कि जब ब्लड नहीं रहेगा तो सारे सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कोई भी सेल काम करना बंद करेगा, ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, सारे सिस्टम जो है धीरे धीरे ठप पड़ जाएंगे और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो इस कंडीशन के लिए क्या होता है कि हमारे ब्लड का थक्का बनना जरूरी होता है, कि कट गया तो थक्का बन गया, जिससे कि ब्लीडिंग रुक गई, कुछ समय के बाद रुक जाती है। लेकिन जिसमें हीमोफीलिया होता है उसमें ये सिस्टम बहुत लेट से होता है, जब तक कि वो उसके सारे ब्लड निकल चुके होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि हीमोफीलिया में जो थक्का बनता है वो बहुत तेजी से बनता है। इस स्थिति में मनुष्य को थोड़ी सी भी चोट, ठीक है, थोड़ी सी चोट भी खतरे का कारण बन सकती है और व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। यानी कि वो अल्लाह को प्यारे भी हो सकते हैं, भगवान को। चलिए, इस बीमारी का अब तक कोई इलाज नहीं है। क्या है? इस बीमारी का कोई भी अब तक इलाज नहीं है, केवल रक्त आदान, ठीक है, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इलाज है। ब्लड का जो है ट्रांसफ्यूजन करना ही हीमोफीलिया का इलाज है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। हीमोफीलिया को और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लीडर्स रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग से, किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लीडर्स डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। बहुत समय पहले की बात है कि जो महारानी विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, ठीक है, उनको जो है उनकी वंशावली में अनेक हीमोफीलिया ग्रस्त वंशज थे। अब ये वंशज क्यों थे? क्योंकि रानी जो है स्वयं रोग की क्या थी, वाहक थी। रानी क्या थी? स्वयं रोग की वाहक थी। उनको रोग था नहीं, बस वो कैरियर का काम कर रही थी, ठीक है। और अब तक दो प्रकार के हीमोफीलिया का पता लगाया जा चुका है। कौन कौन सा? तो हीमोफीलिया ए। अब ये कैसे होता है? तो यह एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ठीक है, एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी के कारण हीमोफीलिया होता है। अब एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन क्या है? तो हम लोग इसके बारे में जब हम लोग यूनिट 6 जो है डिस्कस करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये सारे क्या हैं, कौन से एंजाइम्स हैं, कौन से हार्मोन हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो है ब्लड शुगर के जो डिजीज है वो क्यों हो रहा है, इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन कहाँ क्या कैसे, वो सभी चीजों के बारे में हम लोग यूनिट 6 में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी फिर देखना है तो वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हीमोफीलिया ए जो कि एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन, ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जाते हैं कि हीमोफीलिया ए, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हीमोफीलिया तो हम लोग पढ़े हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी क्या होता है? तो हीमोफीलिया ए जो है ये हीमोफीलिया का ही यानी कि एक प्रकार है, जो कि ब्लीडर्स डिजीज का ही प्रकार है। और ये दो प्रकार के हैं, हीमोफीलिया ए। अब हीमोफीलिया ए जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन के कारण, कमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन के कारण होता है, यानी कि इसकी कमी के कारण होता है। इसके सेकेंड टाइप को हम लोग देखेंगे। फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद फिर हम इसके सेकेंड टाइप को देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके नोट डाउन कर लीजिए पहले।
चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं कि हीमोफीलिया के सेकेंड टाइप यानी कि हीमोफीलिया बी। अब ये किसके कारण होता है? तो यह प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा, उसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन के कमी के कारण होता है। ठीक है, अब ये क्या होता है इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सेकेंड डिजीज जो है सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है? तो ये ऑलिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोजोमल के बारे में बात किया जा रहा है। ये ऑलिंग गुणसूत्र जो कि अप्रभावी लक्षण है, जो जनकों से संतति में प्रवेश कब करता है? जब कि दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। सपोज कर लीजिए कि ये एक्स है, ये वाई है, वाहक है, एक्स एक्स वाहक है। ठीक है, अब ये कंडीशन इन केस है तो यहाँ पे क्या होगा? तो आप ये चीज देखिएगा, जब भी इनसे फ्यूज होगा, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कंटामिनेटेड आ गए तब ये डिजीज होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर यदि इनके पास डिजीज नहीं है और इनके पास है तो वो हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही क्रोमोसोम पर, क्योंकि ये ऑटोजोमल है, यहाँ पे सेक्स वाले क्रोमोसोम को नहीं देखेंगे, हम एक एग्जांपल के तौर पर देखें। ठीक है, यहाँ शुरू में ही लिख दिया गया ये क्या है? ऑटोजोमल है, तो हम HB वाला लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे जोड़ा बाद में लिख लेते हैं, यहाँ पे HBS है और HBA है। ठीक है, HBA, तो ये क्या है? ये वेक्टर है, ये ढोने वाला है। इधर भी क्या है? HBA है और HBS, क्योंकि यहाँ HBS कंटामिनेट HBS की वजह से हो रहा है। जब दोनों ही केस में HBS आएगा, ठीक है, HBS आएगा दोनों से ही, तब ये डिजीज वाले होंगे। ये दोनों डिजीज नहीं है, इन दोनों को डिजीज क्या है? नहीं है, लेकिन इसको डिजीज है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यह अलिंग गुणसूत्र अप्रभावी लक्षण है जो कि जनकों से संतति में तभी प्रवेश करता है जब दोनों जनक जीन के वाहक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आगे, इस रोग का नियंत्रण अलील का एकल जोड़ा, ठीक है, एकल जोड़ा HBA और HBS करता है। कौन करता है? HBA और HBS करता है। रोग का लक्षण फिनोटाइप, जीन संभव जीनोटाइप, ठीक है, केवल HBS, अगर यदि केवल HBS वाले समयुग्मकी व्यक्तियों में प्रदर्शित होगा। ये रोग किसमें होगा? जिसमें से कि दोनों में HBS ही होंगे। अगर यदि एक HBS और एक HBA है तब ये कभी नहीं दिखेगा। HB क्या है? हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन B। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या है? तो HBS और HBS दोनों में ही रहेगा तब ये दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। वहीं पे विषम युग्मकी HBA और HBS व्यक्ति रोग मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? रोग मुक्त होते हैं। हमने क्या बोला? जब इस तरह के रहेंगे तो ये रोग मुक्त होंगे, इसमें रोग नहीं होगा। क्या होगा? रोग नहीं होगा। लेकिन जब दोनों है तब रोग होगा। क्या होगा? होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो रोग का लक्षण क्या है? फिनोटाइप 3 संभव जीनोटाइप में केवल HBS दोनों समयुग्मकी व्यक्तियों में प्रदर्शित होता है, लेकिन विषम युग्मकी HBA और HBS व्यक्ति में रोग मुक्त होते हैं, परंतु ये क्या होते हैं? रोग के वाहक होते हैं, ढोने वाला होता है, वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे उत्परिवर्तित जीन के संतति में पहुंचने का कितना % संभावना होता है? तो 50% संभावना होता है। ठीक है, इसके बाद इस डिजीज का कारण हीमोग्लोबिन अणु बीटा ग्लोबिन श्रृंखला यानी कि बीटा चैन की छोटी स्थिति में एक अमाइनो एसिड ग्लूटामिक अम्ल का, किसका? ग्लूटामिक अम्ल का, किसमें? वैलिन वैलिन एसिड द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। यानी कि ग्लूटामिक एसिड है तो उसके जगह पे क्या आ जाता है? वैलिन आ जाता है। उसके बाद ग्लोबिन प्रोटीन में अमाइनो अम्ल का यह प्रतिस्थापन बीटा ग्लोबुलिन जीन के छठे कोडॉन, कौन से कोडॉन पर? छठे। ये सब याद रखिएगा, ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछे जाते हैं। कौन से कोडॉन? छठे कोडॉन। कौन सा? तो GAG का GUG में, किसका? GAG का GUG में प्रतिस्थापन के कारण होता है। ठीक है, उत्परिवर्तित हीमोग्लोबिन अणु में बहुलीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुलीकरण हो जाता है। समझ में आ गया? आगे, जिसके कारण RBC, क्या? RBC का आकार द्विअवतल बिंब से, कौन सा आकार से?
तो द्विअवतल बिंब से कैसा हो जाता है, बदलकर हाशिए के आकार का हो जाता है। हंसुआ देखे होंगे ना, उसी तरह हाशिए के आकार का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया। क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये देखते हैं, रोगी व्यक्तियों में फिनाइल एलानिन या अमाइनो एसिड, यानी कि रोगी व्यक्ति जो होता है उसमें फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड को टायरोसिन अमाइनो अम्ल में बदलने की आवश्यकता होती है। क्या होती है, फिनाइल एलानिन को शरीर में किसमें बदलने की आवश्यकता होती है, तो टायरोसिन अमाइनो एसिड में बदलने की आवश्यकता होती है। इसको बदलने के लिए क्या होता है, तो एक आवश्यक एंजाइम चाहिए होता है। लेकिन जब इस एंजाइम की कमी हो जाती है, क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तब जब इसकी कमी हो जाएगी कोई एंजाइम की, तब ये फिनाइल एलानिन जो है वो टायरोसिन अमाइनो अम्ल में बदल ही नहीं पाएगा। फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड जो है ना, वो किसमें, टायरोसिन अम्ल में बदल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बदल पाएगा, क्योंकि उसके लिए, उसको बदलने के लिए जो आवश्यक जी एंजाइम है ना, उसकी कमी हो गई है। क्या हो गई है, कमी हो गई है, जिसके कारण फिनाइल एलानिन क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है, वहां पे जमा हो जाता है और फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा अन्य व्युत्पन्नों में बदलता जाता है। अगर यदि वो जमा हो गया तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो क्या करता है, तो फिनाइल पायरुविक अम्ल में बदलता है और अन्य व्युत्पन्नों में और भी तरह तरह की चीजें बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, उसको हम लोग आगे जाके देखेंगे क्या क्या बनता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकता है, इसके कारण इसके जो एकत्र हो जाता है, इसके एकत्र होने के कारण क्या हो जाता है, मानसिक दुर्बलता, यानी कि व्यंग्यास्त्र करेगा, उसको कुछ कहिएगा ना, कुछ पता नहीं चलेगा, एकदम वैसे ऐसे। ठीक है, कोई मतलब नहीं है उसको। ठीक है, क्या आ जाती है, मानसिक दुर्बलता आ जाती है, यानी कि बुड़बक बुद्धू जो बोलिए। अब वृक्क किडनी द्वारा कम अवशोषित होने के कारण, जो किडनी है वो क्या करता है, जो भी मिनरल्स होता है उसको क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बहुत सारे जो है उसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं, फिल्टर करके हमारे शरीर को जो आवश्यक तत्व होता है वो रख लेता है, बाकी जो अवशिष्ट होता है उसको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन अगर यदि फिनाइल एलानिन जमा हो गया तो क्या होगा, अवशोषित नहीं हो सकता है सही ढंग से। तो बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो यूरिन के साथ उत्सर्जित हो जाएंगे, जिससे शरीर में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी और सारे जो है रोग उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। इसलिए ये सारे जितने भी डिजीज हैं ये बहुत हार्मफुल मान के चलिए उसको। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे, क्या देखेंगे, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को देखेंगे, क्योंकि ये जो था हम लोग देख रहे थे डिविजनल डिसऑर्डर, तो वो खत्म हो गया, उसके हमने 3 ही डिजीज के बारे में देखा और बाकी डिजीज जो है टेबल के रूप में हम लोग देखेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो फिलहाल इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग क्रोमोसोमल ऑर्डर को देखेंगे। ठीक है।